अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को कुरुलुश और हान की किस्त नंबर 10 कैसी लगी? और मैं आज की इस वीडियो में इस एपिसोड पर अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि मैंने इस एपिसोड के ट्रेलर्स पर बनाई गई अपनी 2 वीडियोस में इस एपिसोड के बारे में बहुत एक्साइटमेंट का इजहार किया था और मैं बड़ी पुरुमीद थी। तो आज के इस रिव्यू में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये एपिसोड्स किस हद तक हमारे तवक्कुआत पर पूरा उतरी, इनमें क्या खामियां थी और क्या नाकामियां थी। क्योंकि ये वो एपिसोड थी जिसने जहां एक तरफ बुरसा की फतह दिखाकर हमारे दिल को खुशी से भर दिया, तो वहीं उस्मान बे की वफात दिखाकर हमारे दिलों को जख्मी भी किया। ये किस्त शानदार थी मगर मुकम्मल तौर पर बेऐब नहीं थी। तो आइए मिलकर इस एपिसोड का जायजा लेते हैं। तो इस एपिसोड के शुरू ही से एडिटिंग, कैमरा एंगल्स, सीन डिजाइन और म्यूजिक तक में बहुत मुस्बत तब्दीलियां नजर आईं और डायरेक्शन और एडिटिंग टीम ने वाकई लेवल अप कर लिया है। और कहा जा सकता है कि इस बार कहानी के निकम्मेपन को डायरेक्शन और एडिटिंग की महारत ने संभाल लिया। उस्मान बे के बिस्तर अलालत वाले मंजर और उस दौरान ओरहान बे के नाइट टेम्पलर्स के साथ जंग के दरमियान जो कट था, और प्रोडक्शन ने जरा नए अंदाज से कोई जंग दिखाने की कोशिश की है। लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में, अभी एपिसोड रिलीज नहीं हुई थी, तो इस डर का इजहार किया था कि इस जंग को जैरको ताई की कमेंट्री के साथ दिखाना शायद इस जंग का हमारे साथ पूरा कनेक्शन ना बना पाए। तो यही हुआ। अगर इस जंग को नॉर्मल अंदाज में दिखाया जाता तो ये ज्यादा बेहतर नजर आती, और एआई के बजाय अगर सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता तो सीन्स ज्यादा रियलिस्टिक लगते। लेकिन बहरहाल फाइट सीन्स, चॉइस ऑफ एंगल्स और स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे थे। लेकिन एपिसोड में जो मजीद जंगी मनाजिर थे वो भी बहुत बेहतर थे, जबकि ओरहान बे के मंसूबे का हर कदम वाज़ेह तौर पर दिखाया गया और कैमरा एंगल्स और फाइट कोरियोग्राफी बहुत मजबूत थी। ओरहान बे और हेक्टर के दरमियान लड़ाई का मंजर खास तौर पर लाजवाब इस लिहाज से था कि मर्द यास्चियोग्लो और एमरे कजील अरमा के कद के फर्क को इस कदर महारत से फिल्माया गया कि इन दोनों के कद के दरमियान वाज़ेह फर्क महसूस ही नहीं हुआ। तो यहाँ से मालूम हुआ कि मसला ओरहान में नहीं, कैमरा एंगल्स में था, और ये बात आखिरकार इस किस्त में वाज़ेह हो गई। एपिसोड का तकरीबन हर मंजर उस्मानी रियासत के क़याम के मकसद से जुड़ा हुआ था। हर सीन में ओरहान के मकासद को उजागर किया गया था, और एक व्यूअर के तौर पर भी हम यही चाहते थे। लेकिन बुरसा का शहनशाह से हासिल किया जाना बहुत जल्दी निपटा दिया गया। शहनशाह का इतनी आसानी से मान जाना इस फतह के असर को कमजोर कर गया। यहाँ मजीद सख्त और मजबूत मुकालमे होने चाहिए थे। यानी कि ये मामला फिर से राइटर्स पर आ जाता है कि वो एक कमजोर कहानी दिखा रहे हैं और स्क्रिप्ट में काफी कमजोरी है। इसीलिए ओरहान बे की बुरसा के अवाम पर शफकत और दुश्मन फौज के नफसियाती तौर पर टूटने के मनाजिर भी सरसरी तौर पर गुजर गए और इन्होंने कोई खास असर नहीं छोड़ा। लेकिन फिर बुरसा में दाखिले का मंजर आया और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ सेट, म्यूजिक और कैमरा सब लाजवाब थे। नमाज और दुआ से आगाज और ला गालिबा इल्लल्लाह के नारों के साथ शहर में दाखिला बाकमाल था। और हान बे का शहर में घूमना, अवाम का खौफ और एक बच्ची के जरिए एतमाद का पैगाम, एक खूबसूरत अंदाज था। लेकिन ये उतना मुतासिर कुन नहीं था जिस तरह सुल्तान फातेह सीरीज में फतह के बाद के मनाजिर दिखाए जाते हैं। अब आते हैं उस्मान बे की वफात की तरफ। तो हथेली में बुरसा की मिट्टी और इजराइल का बाला खातून की सूरत में आना, तो ये मंजर इस ड्रामे के पुराने व्यूअर्स के दिल जीत गया। जबकि ओरहान बे की बावकार मगर दर्द भरी खामोशी ने हमारे दिल को दुख से भर दिया। उधर ओरहान बे का कबीले के सरदार की हैसियत से अपने खानदान के सामने बावकार रहना, लेकिन अकेले में आखिरकार रो पड़ना, तो एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। और जब उसकी बीवी भी आकर उसका दुख बांटती है तो अंदाजा हुआ कि मुहासिन भी अब अपने किरदार में काफी बेहतरी लाई है। यहाँ उस्मान बे की मौत के सीन का मुकाबला मैं एर्तुगरुल गाजी की मौत के सीन से करना चाहूंगी। तो नाज़रीन इकराम, मेरे मुताबिक एर्तुगरुल गाजी की मौत का सीन भी अच्छा था, लेकिन अगर वामसी वहाँ मौजूद ना होता और वैसी अदाकारी ना करता जो उसने की, तो शायद हमें एर्तुगरुल गाजी के जाने का जरा भी दुख ना होता। क्योंकि तब एंगा नाल्तान ने एर्तुगरुल के तौर पर हमारे जहनों को ब्रॉक औज़विट्ज़ से ज्यादा कैप्चर कर रखा था। तो यहाँ इस हिसाब से उस्मान की मौत ज्यादा मुतासिर कुन है। और बेशक ये पूरी एपिसोड पर नहीं फैलाई गई थी, लेकिन फिर भी पावरफुल सिनेरियो था। और हर आगाज का एक इख्तिताम होता है। तो मलहून खातून और उस्मान बे के इस जोड़े का बाहमी प्यार, ताकत, हमदर्दी, उनसियत, सबर, रियासत की जद्दोजहद और इसे मोहब्बत, ये सब जज्बात इख्तिताम को पहुंच गए। और उस्मान का किरदार दिरुल एर्तुगरुल से लेकर अब तक 239 यानी 239 एपिसोड्स के बाद हमें अलविदा कह गया। तसल्ली सिर्फ ये है कि इस ख्वाब का बानी ये जान कर गया है कि बुरसा की फतह का उसका ये ख्वाब पूरा हुआ। और जनाजे में उस्मान बे की वसीयत का रूहानी अंदाज में गर्दिश करना और घोड़े की आंख से टपकता एक आंसू हमारे दिलों पर असर कर गया।
فتح اور جنازے کے مناظر میں ہمارے جذبات عروج پر تھے۔ اب یہاں ناظرین اکرام، اب اس کے بعد ہم اس ایپیسوڈ کی خامیوں کی طرف آتے ہیں۔ تو اداکار شاندار ہیں، مگر بدقسمتی سے کرداروں کی نشوونما ٹیکنیکلی بہت پیچھے ہے۔ ایڈیٹنگ ایک حد تک اس ناکامی کو بچا سکتی ہے، لیکن اسکرپٹ کو فوری طور پر سنبھالنا ضروری ہے۔ ایسپورچا بازنطینی فوج کے ساتھ اس سیریز میں داخل ہوئی، جبکہ وہ اورحان بے کے سامنے ڈٹ جانے والی مضبوط شخصیت دکھائی گئی، لیکن اب یہ قبیلے میں بے معنی جذباتی باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے جن کا کوئی تسلسل نہیں۔ اورحان کے ساتھ اس کے مناظر اچھے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ اس کے ڈائلاگز بہت سطحی ہیں، اور اس کا کردار کس سمت جا رہا ہے یہ بھی واضح نہیں۔ اور رائٹرز سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ براہ مہربانی فاطمہ کے کردار کو مزید کمزور نہ کریں، بس بہت ہو گیا۔ آتے ہیں فلیویوس کی طرف، تو یہ شخص آخر کیا ہے؟ کمانڈر ہے، جاسوس ہے، یا پھر عاشق ہے؟ اکیلے پہاڑوں میں گھومتا رہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے جاتا ہے جیسے غائب ہو کر نمودار ہو رہا ہو۔ اس کی کہانی میں تسلسل نہیں، سب کچھ بکھرا ہوا ہے، اور یہ کردار شروع میں جتنا طاقتور دکھایا گیا تھا اب اتنا ہی بے معنی ہو چکا ہے۔ جبکہ فاطمہ اور فلیویوس ایک دوسرے سے کیسے رابطہ کرتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ ان کے مناظر کہانی سے الگ ہی چل رہے ہیں، اور ہمیشہ ایک ہی جگہ ایک جیسے مکالمے، جبکہ کئی قسطیں گزر گئی ہیں اور ان کی کہانی کو بہت زیادہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ادھر ہیکٹر اور تیمور تاش کی طرف آئیں تو دو طاقتور دشمنوں کا اتحاد بہت آسانی سے ختم کر دیا گیا۔ اتنے بڑے دشمن محاذ کو زیادہ مؤثر انداز میں دکھانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ دو سرداروں کا رسی سے گلا گھونٹ کر مارا جانا ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جسے ڈرامے میں مکمل اور وزنی انداز میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح کے سلطان فاتح سیریز میں اس طرح کے سین دکھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کرولش اورحان میں یہ منظر ادھورا اور بے ربط لگا۔ تو ناظرین اکرام، اسی وجہ سے اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ 3.78 آئی۔ محمد بوزدیگ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس برسا کی ہائپ انہوں نے کرولش عثمان کے سیزن 5 سے بنا رکھی تھی، جب وہ فتح ہوگا تو اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ 4 تک بھی نہیں پہنچے گی۔ اور اندازہ کریں کہ اس ایپیسوڈ میں 2 عظیم واقعات تھے، برسا کی فتح اور عثمان بے کی موت۔ تو اگر محمد بوزدیگ صرف ایک ہی واقعہ دکھاتے تو ویورز اگلے واقعے کو دیکھنے کے لیے بے چینی سے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کر لیتے، لیکن یہ دونوں بڑے واقعات ایک ہی ایپیسوڈ میں دکھا دیے گئے، جس سے سسپینس ختم ہو گیا۔ یعنی کہ برسا جو کہ اورحان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا آغاز تھا، اور دوسری طرف عثمان کی موت جس نے اس سیریز کے ویورز کو متاثر کرنا تھا، ایک ہی قسط میں دکھا دیے، اور اس ایپیسوڈ کی زبردست پروموشن بھی کی، لیکن پھر بھی ریٹنگ 3.78 رہی۔ یہ ریٹنگ خود محمد بوزدیگ کے لیے بھی پریشان کن ہوگی، لیکن وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واقعات وہ لسی ہیں جس سے محمد بوزدیگ جتنا بھی مکھن نکال سکتے تھے نکال چکے۔ تو آخر میں یہی کہوں گی کہ ایڈیٹنگ اور ڈائریکشن میں تبدیلی اس ایپیسوڈ میں واضح طور پر محسوس ہوئی، اور جو فیلنگز ہم چاہتے تھے وہ بھی بھرپور طریقے سے ملی، لیکن کرداروں کا اگر آپس میں مسکنیکشن دور نہ کیا گیا تو یہ تمام شاندار مناظر بھی ناکافی ثابت ہوں گے۔ اور اسکرپٹ رائٹرز اب ہوش میں آ جائیں، اس شاندار ایپیسوڈ کی یہ ریٹنگ ان کے منہ پر تمانچہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس ایپیسوڈ کے بارے میں آپ لوگ میری رائے سے متفق ہیں یا نہیں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔